हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो विकास पनोरमा बुक से सिंचाई पढ़ेंगे। बिहार में जो सिंचाई परियोजना है और बाकी चीज़ें सिंचाई से जो रिलेटेड है वो पढ़ेंगे। एक्चुअली विकास पनोरमा में से हम लोग ऑलरेडी आपको इतिहास कर चुके हैं, बिहार का भूगोल कर चुके हैं, बिहार का भाषा बोली साहित्य कर सकते हैं, लोक संगीत, ये सब चीज़ें कर चुके हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन सिंचाई के लिए भी डिमांड है, चूँकि सिंचाई से भी परियोजना से बहुत सारा सवाल रहता है बिहार के रेस्पेक्ट में पार्टिकुलरली। तो बहुत लोगों का डिमांड था, बहुत लोग बोल रहे थे कि ये वाला भी सीरीज पूरा किया जाए। तो इसके कंटिन्यूटी में हम लोग सिंचाई शुरू करेंगे। बिहार का सिंचाई व्यवस्था जो है, चूँकि ये पुराना बुक है और नया बुक इस साल बना नहीं है, रिलीज नहीं हुआ है। हमने पता किया था, हम जब पटना गए थे तो पता किए थे, तो उसमें बना नहीं है। तो ये सारा कुछ तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, उसके बाद बिहार का भूगोल, ये हम लोग कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, इसमें सारा बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हम लोग इसमें सिंचाई शुरू करते हैं। तो चलिए सिंचाई पढ़ लेते हैं, सिंचाई में क्या है और बिहार का सिंचाई व्यवस्था। हम जो डाटा बताएंगे तो डाटा हम अवॉइड करेंगे जनरली, वो डाटा नहीं बताएंगे जो डाटा नया चेंज हुआ होगा। उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे से हम लोग देख सकते हैं डाटा, ठीक है। तो ऑलरेडी करंट अफेयर्स का हम लोग का जो सीरीज चल रहा है, इकोनॉमिक सर्वे का करंट अफेयर्स, उसके बाद हम लोग एसपीडी से करंट अफेयर्स किए हैं, उसमें भी आपका सिंचाई वाला सारा जो न्यूनतम डाटा होगा वो कवर हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आपका जो स्पर्धा से हम लोग एमसीक्यू के जरिए हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं उससे भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो अस्थाई जो न्यूज होता है, जीके होता है, जो सिंचाई से संबंधित, बिहार में सिंचाई की व्यवस्था से संबंधित जो भी सवाल है, जो व्यवस्था है, उससे उसमें वो जो चीज़ें हैं वो इससे कवर हो जाएगी। तो चलिए देरी न करते हुए विकास पनोरमा बुक से सिंचाई वाला हम लोग शुरू करते हैं। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, जो सब लोग जानते हैं। यहाँ भूमिगत जल का अक्षय भंडार है तथा बिहार में अच्छी वर्षा होती है। ये औसत 99.5 सेंटीमीटर है, जो 105 के आसपास हो गया है। न्यूनतम डाटा में 105 के आसपास दिखाया है। होने के कारण नदियाँ अस्थायी हैं, ठीक है ना। तो नदियाँ मतलब बिहार में जो नदियाँ हैं ना, उसमें सालों भर पानी रहता है ऑलमोस्ट, अगर साउथ की नदियाँ छोड़ दे तो। फिर भी बिहार में सिंचाई व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। सिंचाई और जल आच्छादन प्रबंधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण अधीसंरचनाएं हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि सुनिश्चित सिंचाई सुविधा से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, सब लोग जानते हैं, और उससे ग्रामीण आबादी का आय बढ़ता है। जाहिर सी बात है, सिंचाई अगर व्यवस्था रहेगी तो आप फसल का 2 बार या 3 बार सिंचाई कर सकते हैं, तो उसमें फसल में वृद्धि होगी। उसके बाद उससे ग्रामीण आबादी की आय बढ़ता है। इसके अलावा इससे बिहार और देश दोनों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। बिहार जल संपदा के मामले में अत्यंत समृद्ध है। जल संपदा के मामले में बिहार अत्यंत समृद्ध है। बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा है, गंडक है, कोसी है, बागमती है, बहुत सारी नदियाँ हैं जो हम लोग ऑलरेडी भूगोल में डिस्कस कर चुके हैं, बिहार की नदियाँ, ठीक है। तो उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार की नदियों से क्वेश्चन रहता है। बिहार जल संपदा के मामले में अत्यंत समृद्ध है और यहाँ पर इतना पानी है कि वस्तुतः इसके सारे कृषि क्षेत्र की सिंचाई हो सकती है। इसके बावजूद यहाँ प्रयुक्त सिंचाई क्षेत्र 58.6% है, ठीक है। ये 2015-16 का डाटा है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये डाटा अपडेट नहीं करेंगे। वो जो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे, जो हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण देखे थे, और उसके साथ ही जो हम लोग स्पर्धा और एसपीडी का जो करंट अफेयर्स किए थे, उसमें सिंचाई का लेटेस्ट डाटा है। और इससे आधे कुछ क्षेत्र पर ही एक बार से अधिक बुआई होती है। बिहार में जल स्रोतों के अकुशल उपयोग का मुख्य कारण मुख्यतः नहरों और जल निकायों के संचालन और रख रखाव की सतत उपेक्षा है। मतलब इनका रख रखाव प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है। और अन्य महत्वपूर्ण कारण, अनेक क्षेत्रों में सिंचाई स्रोतों के प्रबंधन में लाभार्थी किसानों को भागीदारी नहीं होना है। तो जो किसान हैं उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली बेनिफिट उनको मिलना है, तो उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण ये 2016-17 के हिसाब से दिया है, तो ये हम इसको यहाँ पे स्किप करते हैं। उसके बाद बिहार रोड मैप के अनुसार, बिहार कृषि रोड मैप के अनुसार प्रस्तावित कृषि उत्पादन का स्तर हासिल करने के लिए 2017 तक, ये 17 तक का इसमें डाटा दिया हुआ है, ये सब चीज़ हम स्किप करते हैं। और इसके आगे हम चलते हैं कि बिहार में नहर और जलकूप सिंचाई का मुख्य साधन है। याद रखिएगा, नहर और जलकूप बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन है। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यह कुल सिंचाई का भूमि का लगभग 23.62% से अधिक भाग नहरों से 42.14% क्षेत्रों की नलकूपों तथा कुआं, तालाब, अन्य, ये अपडेटेड कर लीजिएगा
आर्थिक सर्वेक्षण वाला जो क्लास है एसपीडी और स्पर्धा में जो हम लोग डिस्कस किए हैं उससे अपडेट ये होगा। तो बिहार में मुख्यतः नलकूप, नहर, नलकूप, तालाब, कुआं और अन्य कूप से सिंचाई की जाती है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद सिंचाई के स्रोत पर हम लोग सीधे जाएंगे। ये डाटा हम लोग फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये डाटा हम लोग नहीं देखेंगे। ये जो सिंचाई का प्रकार है, लघु सिंचाई, बृहद और माध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई, भूतल सिंचाई, ये डिटेल हम लोग नहीं जाएंगे, इसमें से बहुत सारा सवाल बनता भी नहीं है। लेकिन स्रोत में ये नहर में देखते हैं तो नहर में बिहार में कुल सिंचित भूमि का लगभग 23.62% भाग नहरों के द्वारा सिंचाई किया जाता है। ठीक है, तो लेकिन ये डाटा अभी चेंज हो गया होगा, चूंकि रिसेंट का डाटा हम लोग उन सब जो करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बिहार के उत्तरी भाग में धरातलीय स्वरूप, मुलायम जलोढ़ मिट्टी, चट्टानों की स्थिति, उपस्थिति, नियत वाहिनी नदियाँ तथा विस्तृत कृषि क्षेत्र के कारण सिंचाई हेतु नहरों के विकास के महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। बिहार में 2 प्रकार की नहरें पाई जाती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अब आपका ये चूंकि अस्थायी न्यूज होता है, अस्थायी जीके होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि 2 तरह की नहरें, 2 प्रकार की नहरें पाई जाती है। सदावाही नहरें, इन नहरों में वर्ष भर जल प्रवाहित होता है। ये नहरें सतत वाहिनी नदियाँ द्वारा या बांधों पर निर्मित कृत्रिम जलाशय द्वारा निकाली गई है। उत्तर बिहार की सभी नहरें इसी श्रेणी में आती है। उत्तर बिहार में जो भी नदी है ना, वो सारा का सारा नदी में पानी रहता है सालों भर, और उससे जो नहर निकला हुआ है तो वो सारी की सारी नहरें जो है वो इसी सदावाही नहरें की कैटेगरी में आता है। उसके बाद अनित्यवाही, ये नहरें सीधे नदियों से निकलती है जो वर्षा ऋतु में अधिक जल प्रभावित करती है। अब देखिए बिहार का प्रमुख नहर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल रहता ही रहता है, तो इसको स्किप नहीं करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोन नहर, बिहार का सबसे प्राचीन नहर कौन सा है? तो सोन नहर है, जो 1876-77 में बरून डेहरी के नामक स्थान में सोन नदी से निकाली गई है। ये कहाँ से निकली है? बरून डेहरी जो जगह है बिहार में, वहाँ से सोन नदी से निकली हुई है सोन नहर। ठीक है ना, इस नदी से पूर्वी सोन नहर तथा पश्चिमी सोन नहर निकली हुई है। अब पूर्वी सोन नहर के बारे में देखते हैं। यह नहर सोन नदी के दाहिने किनारे से बरून नामक स्थान से 1876 में निकाली गई थी। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। यह पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। तो ये भी पूछ सकता है, जैसे नदियों को तो पूछता है कि फलना नदी कहाँ पे मिलती है गंगा में, तो ये अगर पूर्वी सोन की बात करें तो पटना के नज़दीक गंगा में मिलती है। यह एक संबंध नहर है। यह एक संबंध नहर है जिससे औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद आदि जिलों की सिंचाई होती है। तो संबंध नहर में है और ये इन जिलों में सिंचाई होती है। तो ऐसे भी सवाल पूछेगा कि इन जिलों में सिंचाई के लिए कौन सा नहर उपयुक्त है, तो उसमें पूर्वी सोन नहर उपयुक्त है। उसके बाद पश्चिमी सोन नहर की बात करें, यह नहर डेहरी ऑन सोन नामक स्थान से सोन नदी के दक्षिणी की ओर से निकलती है। यह नहर आरा, बक्सर, चौसा, अमराव 3 शाखाओं द्वारा भोजपुर, बक्सर जिला की सिंचाई की जाती है। उसके बाद त्रिवेणी नहर, बहुत ही फेमस नहर है, इससे भी सवाल रहता है। बिहार की दूसरी प्राचीन नहर त्रिवेणी नहर, जिसका निर्माण 1904 में हुआ था। यह नहर भारत नेपाल सीमा के समीप पश्चिम चंपारण जिले के त्रिवेणी नामक, भारत नेपाल सीमा के पास पश्चिम चंपारण में त्रिवेणी नामक एक जगह है, वहाँ पे गंडक नदी से निकली है। ठीक है, त्रिवेणी नहर कहाँ से निकली है? तो गंडक नदी से निकली है। सोन नहर तो सोन से नाम ही से क्लियर है। यह पश्चिमी चंपारण जिले की भूमि की सिंचाई करती है। उसके बाद ढाका एवं त्यूर नहरें, तो ढाका एवं त्यूर नहरें चंपारण जिले के अंतर्गत गंडक नदी की सहायक नदियाँ ललवाकिया एवं त्यूर नदियों में क्रमशः ढाका और त्यूर नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, उसके बाद कमला नहर, यह नहर दरभंगा जिले के उत्तरी, कमला नहर कहाँ है? तो दरभंगा जिले के उत्तरी भाग में कमला नदी से निकली है। इससे मधुबनी क्षेत्र की सिंचाई होती है। उसके बाद कोसी नहर, ये कहाँ है? भारत सरकार तथा नेपाल सरकार की सहमति से 1954 ईस्वी में कोसी नदी की परियोजना बनाई गई, जो वर्ष 1965 में बनकर तैयार हुई। और इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर हनुमान नगर के समीप कोसी नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें, पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर निकाली गई थी। इसका विवरण इस तरह से है। तो पूर्वी कोसी नहर में देखिए, हनुमान नगर जलाशय के पूर्व से निकाली गई पूर्वी कोसी नहर का मुख्य शाखा की लंबाई 44 किलोमीटर है। मुरलीगंज, जानकी नगर, पूर्णिया और अररिया इसकी 4 शाखाएं हैं। मुरलीगंज, जानकी नगर, पूर्णिया और अररिया इसका 4 शाखा है। इस नहर द्वारा बिहार के पूर्णिया, अररिया, सहरसा
जिलों की भूमि सिंचित की जाती है। उस पर शाखाओं एवं उप शाखाओं सहित इन नहर की कुल लंबाई, जो पूरा शाखाएं और उप शाखाएं जो भी हैं सारे को जोड़ दिया जाए तो 3040 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। उसके बाद पश्चिमी कोसी नहर, हनुमान नगर जलाशय के पश्चिम किनारे से निकली इस नहर की लंबाई 115 किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा लंबी कौन है? तो सबसे ज़्यादा लंबी जो नहर है वो है पूर्वी सोन नहर जो 130 किलोमीटर की है, और दूसरी जो सबसे बड़ी है वो पश्चिमी कोसी नहर है जो 115 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद पूर्वी गंडक नहर आता है। पूर्वी गंडक नहर परियोजना चरण 2, गंडक परियोजना के निर्माण 1968 ईस्वी में शुरू हुआ था, लेकिन योजना आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इसका निर्माण 1985 से रोक दिया गया था। पूर्वी गंडक नहर योजना के दूसरे चरण के तहत पहले चरण के बाकी बचे कार्यों को पूरा किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद 1.46 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी। इसका 0.61 लाख हेक्टेयर मुजफ्फरपुर जिला और 0.48 लाख हेक्टेयर वैशाली जिले और 0.37 लाख हेक्टेयर समस्तीपुर जिले में होगा। उसके बाद पश्चिमी गंडक की बात करें तो पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली में क्या है? पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली का आरंभ तीसरी योजना 1961 से 66, तीसरी योजना मतलब पंचवर्षीय योजना की यहाँ बात हो रही है। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? 51 से 56, उसके बाद 56 से 61 हो गया और तीसरी हो गई 61 से 66। ये लगातार चली थी। उसके बाद आ गया था प्लान हॉलीडे या रोलिंग प्लान जो बोलिए, तो दौरान हुआ था जो 1984 तक जारी रहा। हालांकि योजना पूरी नहीं की जा सकी और योजना आयोग द्वारा इसे 1985 तक इसे भी रोक दिया गया था। योजना से 4.78 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजन करने की कल्पना की गई थी। हालांकि इसके आंशिक क्रियान्वयन के कारण 3.2 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता ही सृजित की जा सकी है। पश्चिम गंडक नहर प्रणाली का आरंभ वाल्मीकि नगर बराज से होता है। पश्चिम गंडक नहर प्रणाली का आरंभ कहाँ से होता है? पश्चिमी बराज से। पश्चिमी प्रणाली का आरंभ वाल्मीकि नगर बराज से होता है। आरंभिक स्थल पर इसकी निर्धारित जल प्रवाह क्षमता 18,800 क्यूसेक है। वाल्मीकि नगर बराज से 19 किलोमीटर के बाद मुख्य नहर उत्तर प्रदेश से में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, 131.2 किलोमीटर बहने के बाद पुनः गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड में सुखदेव पट्टी के समीप बिहार में प्रवेश करती है। तो ये पहले यूपी में घुसता है, यूपी के बाद फिर से गोपालगंज जिले के सुखदेव पट्टी में बिहार में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद यह सारण मुख्य नहर के नाम से जानी जाती है। जैसे ही गोपालगंज में घुसता है उसके बाद सारण मुख्य नहर के नाम से जानी जाती है। कौन सी नहर? पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली का जो है। उसके बाद प्रस्तावित योजना में गोपालगंज जिले के 14, सारण जिले के 20, सिवान जिले के 19 प्रखंडों की सिंचाई सुनिश्चित होती है। प्रस्तावित परियोजना में 1.47 लाख हेक्टेयर की ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापना और 1.58 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई सृजन का प्रावधान है। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है, हम लोग यहाँ पे वही डिस्कस कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो रिसेंट की डाटा है मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। एसपीडी और स्पर्धा का जो हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं, इसके अलावा जो आर्थिक सर्वेक्षण पे हम लोग जो वीडियो बनाए हैं और जो MCQ किए हैं उससे आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ठोस है, जो परमानेंट नेचर का जो GS है, जनरल स्टडीज़ है, वही हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि विवाद प्रोग्राम नया बुक अभी नहीं मिल रहा है, मतलब इस साल आया ही नहीं। लैवाच रामपुर गांव के समीप दरधा नदी पर बराज का निर्माण। तो 25.88 करोड़ रुपए के व्यय से उक्त बराज हेतु प्रशंसिक स्वीकृति सितंबर 2012 में दी गई। प्रस्तावित बराज का निर्माण पटना जिले के धनरूआ प्रखंड के लैवाच रामपुर गांव के बीच दरधा नदी पर किया जाना प्रस्तावित था। तो ये याद रखेंगे, कहाँ पे? पटना जिला के धनरूआ प्रखंड के लैवाच और रामपुर गांव के बीच में है दरधा नदी पर किया जाना था। ठीक है ना। योजना के पूरा होने पर 8,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी। उसके बाद मलई बराज निर्माण 2.67 करोड़ के व्यय से मलय बराज का निर्माण हेतु 1987 में ही स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन परियोजना शुरू नहीं की जा सकी। बाद में मई 2012 में इस परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई, जिस पर व्यय का पुनरीक्षण 58.26 करोड़ रुपए की है। इस बराज का निर्माण रोहतास जिले के, इस बराज का कहाँ निर्माण कर रहा है? मलई बराज
कहाँ हो रहा है, तो रोहतास जिले के दावस प्रखंड के बतासा गांव के समीप काव नदी पर है। ठीक है, तो मलई बराज का निर्माण कहाँ है, तो काव नदी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और लेवाच रामपुर गांव के समीप जो दरधा नदी पर बराज बना है वो पटना के धनरुआ प्रखंड के लेवाच रामपुर गांव के बीच दरधा नदी पर बना है। यहाँ पे ये जो बना है वो मलई बराज जो है वो काव नदी पर बना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुंदर बियर के स्थान पर बराज का निर्माण। निम्न क्यूल घाटी बियर सिंचाई योजना के तहत पुराने और क्षतिग्रस्त कुंदर बियर स्थान पर 22.52 करोड़ रुपए के व्यय से बराज निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा मई 2013 में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना की सिंचाई क्षमता 40.20 हजार हेक्टेयर है। इस योजना में से जमुई जिले के जमुई और सिकंदरा प्रखंडों, लखीसराय, हल्सी, रामगढ़, लखीसराय, चानन, सूर्यगढ़ प्रखंड तथा शेखपुरा जिले के चेवरा प्रखंड को लाभ मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है राजपुर नहर। राजपुर नहर, यह नहर पूर्वी कोसी नहर की एक उपशाखा है। राजपुर नहर क्या है, पूर्वी कोसी नहर की एक उपशाखा है, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। पर शाखाओं सहित इसकी जो लंबाई हो 366 किलोमीटर है। लंबी इस नहर से मुंगेर तथा सहरसा जिलों की सिंचाई की जाती है। ठीक है, उसके बाद सकरी नदी। 1950 में निकाली गई इस नहर से मुंगेर, गया, नवादा आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। उसके बाद लघु सिंचाई, तो लघु सिंचाई की जो क्षमता है ये यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, तो फिगर हम लोग यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें हम लोग फिगर नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि ये फिगर पुराना है और ऐसे मैं आपको लोगों को दिखा दे रहा हूँ, तो ये फिगर बहुत काम का नहीं आएगा। और हर चीज़ से सिर्फ फिगर नहीं पूछता है, सिंचाई वाला पार्ट से जनरली क्वेश्चन पूछता है, वो जैसे ये नहर कहाँ से निकली है, वो नदी पर कौन सा परियोजना है, ये सब चीज़ें इसमें है। तो इसके साथ ही इसमें और कुछ ज़्यादा खास नहीं है, चूँकि डाटा ही है और डाटा ये पुराना है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, स्क्रीन पे दिखेगा, जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है डाटा, पार्टिकुलरली लघु सिंचाई और सिंचाई से संबंधित जो डाटा है वो करंट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें अभी कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, इसलिए हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। और अब आता है नलकूप। तो नलकूप से कहाँ कहाँ सिंचाई होती है, उसके बाद आपका तालाब और अन्य संसाधन जो है, तो हम लोग एक बार नलकूप देख लेते हैं। ये आपका नलकूप हो गया बिहार का। बिहार में मैदानी भाग में कुआं और नलकूप सिंचाई का मुख्य साधन है। मैदानी भाग में कहाँ, कुआं और नलकूप। बिहार में मैदानी भूभाग की संरचना अंतर्गत मुलायम और जल का स्तर काफ़ी ऊपर होने के कारण कुआं का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। भूमिगत जल के विशाल भंडार के प्रयोग का एक वैज्ञानिक तरीका नलकूप है। बिहार राज्य में 1967 में विद्युत चालित नलकूप परियोजना नलकूप के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। चंपारण, दरभंगा, सहरसा, मधुबनी, पूर्णिया, नालंदा, गया, पटना, भोजपुर, बक्सर जिले के विद्युत चालित नलकूपों का काफ़ी विस्तार हुआ है। उसके बाद तालाब और ये संसाधन है, तो इसमें कुछ खास नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग को एक बार इसको देख लेना चाहिए। जो हम लोग पहले ये नहर वाला पार्ट देखें ना, कौन नहर किस पे निकला है, कौन परियोजना कौन सा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसके आगे एक समरी है, वो भी हम लोग देखेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको जरूर पढ़ेंगे। और यहाँ तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, क्योंकि स्किप अगर करने से क्या होता है ना कि आपका कुछ ना कुछ पार्ट छूट जाता है, और हो सकता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बोल जाते हैं बीच में। इस टॉपिक से नहीं रहेगा, किसी भी टॉपिक से हो सकता है वो। तो चर्चा जब होती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इंटरकनेक्ट करके टॉपिक्स को आपस में कोरिलेट करें। तो कभी कभी जब कोरिलेट करते हैं और उस टाइम में अगर आप स्किप करते हैं ना, तो वो कंटेंट आपसे मिस हो जाता है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिहार में धरातलीय सिंचाई का एक मुख्य स्रोत तालाब भी है। तालाब द्वारा मुख्यतः सिंचाई सिवान, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गया आदि जिलों में किया जाता है। तालाब एवं अन्य साधन द्वारा बिहार में सिंचित कुल क्षेत्रफल का ये इतना, ये क्षेत्रफल याद नहीं रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद उर्वरक की बात आती है। नदी संवर्धन देख लीजिए। नदी संवर्धन ये भी इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है, ठीक है। तो आपको एक्चुअली जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ये आपको कहीं ना कहीं मेंस में भी एक आपको थॉट पैटर्न देगा।
आपको टेक्निकल वर्ड पता होना चाहिए, सिर्फ एमसीक्यू नहीं बनाना है। पहले एमसीक्यू से पहले डिटेल डिस्कस करना है, जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसके बाद एमसीक्यू पे जाते हैं, ठीक है। तो विवास प्रणोदना का तो हमने पहले भी एमसीक्यू हमने 250 क्वेश्चन कर दिया है, उसका सीरीज बना हुआ है 50-50 करके, लगभग 4-5 वीडियो बना हुआ है, तो उसको जरूर देखिएगा। लेकिन उसके पहले ये पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो उससे आपको फायदा होगा कि आपका बेस मजबूत हो जाएगा। और टेक्निकल वर्ड जो यूज किया जाता है, नदियों से संबंधित, नहरों से संबंधित जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, या किसी भी भूगोल, इतिहास से जो टेक्निकल, उनका अपना जो शब्द होता है, इतिहास का अपना शब्द होता है, भूगोल का अपना शब्द होता है, सिंचाई व्यवस्था में भी अपना शब्द होता है। ये सारा शब्द आपको मेंस लिखने में काम आ जाएगा, क्योंकि आपका जो जर्नी है ना, आपका जो जर्नी है वो सिर्फ पीटी तक सीमित नहीं है, आपको मेंस लिखना है, इंटरव्यू देना है, तो आप वो जब वर्ड्स यूज करेंगे जो उनके विभाग का है, इतिहास का शब्द इतिहास में यूज करेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, उससे मार्क्स अच्छा मिलता है। मार्क्स अच्छा आने का एक सिर्फ नॉलेज और लिखना ही कारण नहीं होता है, आप उस नॉलेज में कितना से कितना ज़्यादा आप कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, नदियों को जोड़ने का 12 मुख्य कृषि भूमि के बाढ़ एवं सूखा से बचाने के लिहाज से किया जा रहा है। बूढ़ी गंडक न्यू बाया गंगा लिक योजना के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण NW नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा तैयार करने के स्वीकृति हेतु केंद्रीय जल आयोग के पास भेजी गई है। यह योजना के पूरा होने पर समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिला में 1.2 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित होगी। यह योजना इस जिलों को बूढ़ी गंडक की बाढ़ से बचाएगी। इन जिलों को बूढ़ी गंडक से बाढ़ आती है तो उससे बचाएगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका नदी अंत संबंधन, मतलब इंटरकनेक्शन योजना के तहत सकड़ी नदी और नाटा नदी को जोड़ने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को केंद्रीय जल आयोग को स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस योजना के निष्पादन के बाद नवादा नालंदा शेखपुरा जिले में 68,000 हेक्टेयर जमीन के लिए सिंचाई सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण द्वारा कोसी मेची अंतर संबंध योजना के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की स्वीकृति केंद्रीय जल आयोग के पास पेश कर दी गई है। इस योजना के पूरा होने के बाद अररिया, सहरसा, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया जिले में 2,11,400 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षमता बढ़ेगी। इसके बाद जो आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं छूटना चाहिए, ये आप लोगों को याद रहना ही चाहिए, क्योंकि ये याद रहेगा तो इसी से सवाल ज़्यादातर आएगा। अगर सिंचाई से आ रहा है सवाल तो एक तो जो नहरों की बात हम लोग किए, ठीक है, और इसके अलावा निर्मित विद्युत सिंचाई परियोजना सोन नहर में भोजपुर लाभान्वित जिले कौन कौन है सोन नहर से, तो भोजपुर, रोहतास, पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद। सोन उच्च स्तर नहर से रोहतास, औरंगाबाद, गया, कैमूर। उसके बाद बदुआ जलाशय से भागलपुर, मुंगेर। चंदन जलाशय से भागलपुर, तो चंदन जलाशय ऐसे पूछिए कहाँ है तो भागलपुर में है। लोअर मोरहर सिंचाई स्कीम कहाँ है, लोअर मोरहर सिंचाई स्कीम तो गया में। लोअर क्यूवेल जलाशय मुंगेर में है। कोसी योजना राजपुर नहर सहित पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, सुपौल, अररिया। कोहिड़ा बांध तो कैमूर लाभान्वित होता है तो कैमूर में है। उसके बाद मूसाखंड सिंचाई योजना कैमूर में है, मूसाखंड। उसके बाद गंगा परियोजना त्रिवेणी एवं ढाका नहर सहित पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। उसके बाद आपका आ जाता है लीला जन सिंचाई परियोजना गया में है। तो ये सिंचाई परियोजना का नाम भी याद रखिएगा, गया जिला लाभान्वित होता है तो गया में है। सकड़ी सिंचाई परियोजना गया, नवादा। उदर स्थान सिंचाई योजना जहानाबाद, गया, नवादा। अपर मोरहर सिंचाई स्कीम गया, नवादा। कमला बलान और त्रिशूल सिंचाई योजना मधुबनी में। तो ये सारा कुछ आप लोग को याद रहना ही चाहिए, जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट भी लेके आप लोग इसको 2-4 बार, 5 बार, 10 बार रिपीट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। विवास प्रणोदना से आप लोगों के डिमांड पे ये लाना था मुझे, मैंने बताया था कल आएगा, मतलब आज के लिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। अब इसके बाद जो कृषि पशुपालन में है, कृषि एवं पशुपालन, हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा छोटा छोटा है, हालांकि इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन दलदली मिट्टी, तराई क्षेत्र की मिट्टी, उसके बाद खादर, नवीन जलोढ़, बालसुमड़ी, ये सब कहाँ कहाँ पाया जाता है और इनका कैरेक्टर क्या है, इससे अगर सवाल कुछ रहेगा तो वो हम लोग कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक खूब मन लगा के पढ़िए
और सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए जी तोड़ से मेहनत कीजिए। हम लोग आपके साथ, आप लोगों के साथ बने हुए हैं और कोई भी कसर हम लोग को नहीं छोड़ना है। हम लोग करंट अफेयर्स का सीरीज भी चला रहे हैं, इसको भी चला रहे हैं। अभी हम लोग ये भी कवर करेंगे, जो हम लोग का अभी कंटिन्यूटी चल रहा है वो है स्पर्धा बुक का करंट अफेयर, जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, उसको भी देखते चलिएगा, साथ साथ इस वीडियो को भी कंप्लीट करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।